तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये हमारे उस प्रॉमिस पे है जिस पे हमने कहा था कि जब हम आपको मतलब भर के या 10-12 लेक्चर्स हम दे देंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आते हैं हमने कहा था कि हम उन पे एक वीडियो बनाया करेंगे और जितने भी आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं उन पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन पे डिस्कस करा करेंगे। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहो तो हमारे इस व्हाइट बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपके पास सारे क्वेश्चन आ जाएं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चन बताना और उनका आंसर बताना और उनके पीछे का रीजन बताना। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फॉरवर्ड करके ना देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको डिटेल जानकारी मिले। ठीक, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि Ubuntu जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो डेस्कटॉप एरिया होता है जहां पे सारे आइकन वगैरह आपको दिखते हैं, तो विंडोज में तो इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं, बट Ubuntu में पूछा गया है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? यूनिटी का। ये एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है कहते हैं Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्लेस बताओ जहां पे आपको डेट टाइम और सारे नोटिफिकेशन दिखते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं हम? तो विंडोज में तो नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है बट Ubuntu में ये लॉन्चर कहलाता है। आपको ध्यान रखना होगा, अगर विंडोज में पूछा गया डेट टाइम सारी सेटिंग के नोटिफिकेशन कहाँ मिलते हैं तो आपका आंसर नोटिफिकेशन एरिया होता है। अगर यही बात लिनक्स में पूछी गई या Ubuntu में पूछी गई तो आपका आंसर लॉन्चर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है ये आपको मैंने बता रखा था लिनक्स को किसने बनाया था, तो लिनक्स को लिनस टॉरवल्ड्स ने बनाया था। फिर ये पूछा जाता है कि लिनक्स का जो वर्जन Ubuntu है इसको किसने लॉन्च किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? रिचर्ड स्टॉलमैन होगा। फिर आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे एग्जाम में और उन चारों में पूछा जाएगा कि इनमें से बताओ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ओपन सोर्स की मैंने बात कर रखी है, जिनको भी डाउट हो हमारे पीछे वीडियो पड़े हैं सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स वाले, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। हम तो यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि ओपन सोर्स वो होता है जिसकी कोडिंग भी साथ में मिल जाती है हमें। तो 4 ऑप्शन में आपको लिनक्स मिलेगा जरूर और उसी को आप टिक कर देंगे क्योंकि लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। फिर पूछा जाए कि किसका सोर्स क्लोज्ड है, जो कोडिंग नहीं देता है, जो प्रोग्रामिंग नहीं देता है, तो उसका आंसर क्या होगा? विंडोज होगा, है नहीं? तो अगर यहां ध्यान दीजिएगा ओपन सोर्स पूछा जाएगा लिनक्स होगा, क्लोज्ड सोर्स पूछा जाएगा तो विंडोज टिक कर दीजिएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि विंडोज में कुछ एसेसरीज होते हैं जिन्हें आप विंडोज के साथ फ्री में पाते हो। उसमें मैंने बताया था गेम्स भी होते हैं, कुछ वर्ड पैड होता है, नोट पैड होता है, एक MS पेंट होता है, कुछ सिस्टम टूल्स होते हैं, कुछ ईज ऑफ एक्सेस वाली बातें होती हैं। एक गाना वीडियो प्ले करने के लिए एक विंडोज मीडिया प्लेयर होता है। ऐसे मान लीजिए हम Ubuntu पे काम कर रहे हैं या लिनक्स पे काम कर रहे हैं, तो उसमें सॉन्ग प्ले करने के ऐप को हम क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रिदम बॉक्स। रिदम बॉक्स नाम है, ये पूछा जरूर जाता है। उसके बाद ब्राउजर होते हैं ना, जो इंटरनेट चलाते हो आप, जिसमें इंटरनेट को ओपन किस में करते हैं आप? किसी न किसी ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले, विंडोज वाले तो ब्राउजर में खुद का देते थे ना इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज में पहले से होता है। हालांकि अब जो नए विंडोज आए हैं, विंडोज 10 है, तो उसमें एक्सप्लोरर हटा के अब उसके जगह माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउजर देते हैं। इस पर भी मैं अभी क्वेश्चन पे बात करूंगा, बट ये सारी तो विंडोज की बात है। आपके एग्जाम में अब विंडोज से कम लिनक्स या Ubuntu से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है Ubuntu में जो म्यूजिक प्लेयर होता है, जहां पे जाके हम गाना या वीडियो प्ले करते हैं, उस म्यूजिक प्लेयर का नाम क्या है? तो उसका नाम आप क्या बताएंगे? रिदम बॉक्स बताएंगे। और अगर ब्राउजर पूछा गया Ubuntu में ब्राउजर कौन सा आता है पहले से, तो उसके लिए आंसर क्या होगा? मोजिला फायरफॉक्स होगा। ध्यान रखिएगा, अगर मीडिया प्लेयर पूछा गया Ubuntu में तो रिदम बॉक्स है, अगर ब्राउजर पूछा गया Ubuntu में तो मोजिला फायरफॉक्स है। ठीक, आपको ईमेल अगर करना होता है
तो दो तरीका होता है, या तो आप ब्राउजर खोलो, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, कोई भी ब्राउजर खोलो। तब अगर जीमेल की आईडी है आपकी तो gmail.com खोलो, आईडी डालो, पासवर्ड डालो, तब आप अपने मेल अकाउंट को लॉगिन करते हो। देखिए ये प्रोफेशनल फैशन नहीं है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कभी भी ब्राउजर खोल के अपना gmail.com खोल के अपनी आईडी नहीं खोलते हैं। वो लोग ईमेल के ऐप रखते हैं, ईमेल के एप्लीकेशन आते हैं। जैसे विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या कर रखा है, एक ऐप दे रखा है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। जिनको पता हो, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जाके हम अपने मेल अकाउंट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से ही डायरेक्ट मेल को सेंड और रिसीव किया करते हैं। ठीक, तो ऐसे हमारे विंडोज में तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, बट आपके यूबंटू में पूछा जाता है कि वो कौन सा ईमेल ऐप है जो यूबंटू के साथ फ्री में आता है। तो उसका आंसर क्या होगा, मोजिला थंडरबर्ड होगा। ठीक, तो अगर ब्राउजर पूछा गया तो मोजिला फायरफॉक्स है, अगर ईमेल क्लाइंट पूछी गई तो उसके लिए मोजिला थंडरबर्ड होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एंड्रॉयड मोबाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने बताया नहीं था, खुद सोचने समझने लगे, खुद नेचुरल इंटेलिजेंस तो कंप्यूटर में आएगा नहीं, प्रोग्रामिंग करके सारी बुद्धि कैसे सोचना है, फील करना है, ये सब डाला जा रहा है। 5th जनरेशन मैंने बताई थी कंप्यूटर की यही काम कर रही है। तो मोबाइल में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे दिखता है आपको, इसका क्वेश्चन आता है। देखिए कैमरे में भी होता है, कुछ कैमरों में मोबाइल के, बट ये सब तो रेयर है। कॉमन की मैं बात करूं तो आप लोगों के मोबाइल में एक सर्विस होती है गूगल असिस्टेंस। जिनको पता हो तो गूगल असिस्टेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है, ये याद रखिएगा। तो पूछा गया ना, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ट इन एंड्रॉयड मोबाइल, उसका नाम क्या है, गूगल असिस्टेंस है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आप लोगों के मोबाइल में ही कुछ दिन चलने के बाद अपडेट आता रहता है कि नया अपडेट आया है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, नया अपडेट आया है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो अपडेट के रूप में एक फाइल आती है, उसी को आप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अपडेट वाली जो फाइल होती है उसका एक नाम है। किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट जब आप करते हैं तो वहां से एक अपडेट करने वाली फाइल आपके कंप्यूटर में आके डाउनलोड होती है, फिर वही इंस्टॉल होती है। तो उसको हम पैच कहते हैं, उसको हम पैच कहते हैं। ये सब एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो वही चीज में देखिए लिखा हुआ है, पीस ऑफ प्रोग्राम यूज टू अपडेट एनी ऐप, तो उसका आंसर क्या होगा, पैच होगा। उसके बाद मोबाइल के लिए फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ। तो बेसिकली 3 बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कोई एक ही आपके ऑप्शन में होगा, तीनों नहीं होगा। तो मैं तीनों बता दे रहा हूं कि इनमें से कोई एक भी आपको मिले तो आप टिक कर दीजिएगा। देखिए एक एंड्रॉयड है, वो तो सब जानते हैं। एप्पल फोन्स में, आईफोन्स में iOS पड़ा जाता है। ठीक, और जो पुराने वाले आते थे उनमें बार्डा नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, एक सैम्बियन भी आता था। ठीक, तो 4 हैं बेसिकली, iOS, एंड्रॉयड, बार्डा और सैम्बियन। इन्हीं में से कोई एक आपको एग्जाम में मिलेगा, टिक कर दीजिएगा। उसके बाद कहते हैं कंप्यूटर में कोई भी चेंज करो, स्पेशली सेटिंग्स में कोई नया हार्डवेयर डालो, कोई पुराना अनइंस्टॉल करो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, कोई पुराना अनइंस्टॉल करो, कोई ड्राइवर इंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल करो। तो इन सारी चीज़ों के बाद हमें कंप्यूटर में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कहते हैं सारी सेटिंग्स को करने के बाद एक बार कंप्यूटर को जरूर रिस्टार्ट करना चाहिए। वही देखिए लिखा हुआ है, रिस्टार्ट दी कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने कभी कंप्यूटर को बंद किया हो, तो जब आप बंद करते हैं ना तो लिखता है सेविंग योर सेटिंग्स, फिर लॉगिंग ऑफ और फिर शटिंग डाउन। तो सबसे पहला काम वो क्या करता है, सारी सेटिंग्स को सेव करता है। इसीलिए आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देना चाहिए सेटिंग में चेंजेस करने के बाद, जिससे कि वो जब शट डाउन होगा तो वो सारी सेटिंग्स को सेव कर लेगा, फिर रिस्टार्ट जब होगा तो नए सेटिंग के थ्रू ऑन होगा। कभी कभी क्या होता है, हमने ड्राइवर डाले बट रिस्टार्ट नहीं किया तो उसका इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। इफेक्ट तब दिखेगा जब आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देंगे। इसलिए कभी भी कोई भी हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन के बाद
सेटिंग्स के छेड़खानी के बाद हमें कंप्यूटर को पक्का रीस्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद कहा गया कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, सुने होंगे आप लोग, लोकल एरिया नेटवर्क है नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क, बहुत प्रकार के नेटवर्क हैं। वो तो जब नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट होगी तो हम बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, बट ये तो फंडामेंटल का सीरीज है। इसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटवर्किंग कंप्यूटर में किस जनरेशन में स्टार्ट हुई। हमने बताया नहीं था कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। जिनको अभी भी डाउट हो, हमारे फंडामेंटल के पार्ट 2 में जाइए, CCC का फंडामेंटल का पार्ट 2 का वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें देखिए, आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। तो पूछा गया यहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन कंप्यूटर नेटवर्क किस जनरेशन में स्टार्ट हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा? 4th जनरेशन। उसका आंसर 4th जनरेशन। ठीक, तो आप लोग इस पर रिव्यू करिए, हम अगला बताते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला जो प्रश्न हमने लिखा है क्वेश्चन, इसमें लिखा गया है कि वो सर्कुलर प्लेट क्या कहलाती है जिसमें जाके डेटा स्टोर होते हैं। क्यों? देखिए ये सर्कुलर प्लेट जिसमें जाके डेटा आपका स्टोर हो रहा है, इस सर्कुलर प्लेट को हमने क्या कहा है? डिस्क है। ठीक, चाहे आपका कॉम्पैक्ट डिस्क हो, वो भी CD गोल गोल होता है, चाहे हार्ड डिस्क हो गोल गोल होता है। तो सर्कुलर प्लेट जहां पे डेटा स्टोर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। फिर आपको मैं बताऊं, ये हार्ड डिस्क का जो डिस्क है ये ऐसे होता है। जब इसको फॉर्मेट करते हैं आप, तो इसमें गोल गोल ट्रैक और ऐसे क्रॉस क्रॉस करके सेक्टर बन जाते हैं। तो पूछा गया है वो प्रक्रिया बताओ जो डिवाइड करती है डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। देखिए फॉर्मेटिंग का आप तो सिर्फ इतना काम जानते हो, सब उड़ा देगा। फॉर्मेट मारो सब उड़ जाएगा, वो तो बात आपकी है ही है। फॉर्मेटिंग करने से इरेजिंग तो होता ही होता है, प्लस ये पुराने ट्रैक सेक्टर भी उड़ा देता है और फिर से गोल गोल नए नए ट्रैक बनाता है और नए नए सेक्टर बनाता है। तो ये ट्रैक और सेक्टर कौन बनाता है? कब बनता है? जब आप डिस्क को फॉर्मेट करते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप नया नया डिस्क लेके आओ, स्पेशली हार्ड डिस्क, तो वो यूज नहीं होगी। यूज करने से पहले उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो ये भी आपके एग्जाम में आता है, बिफोर यूज यानी वी मस्ट डैश द डिस्क। तो डैश द डिस्क का मतलब क्या हो? फॉर्मेट द डिस्क। डिस्क यूज करने से पहले पक्का उसको हमें फॉर्मेट करना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ये हो गया कि वो प्रोसेस बताओ जो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करता है। तो उसका आंसर क्या होगा? फॉर्मेटिंग होगा। अच्छा, आपने देखा है हमारे कंप्यूटर में जब हम कंप्यूटर का आइकॉन एक खोलते हैं तो उसमें लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E ऐसे ड्राइव्स मिलते हैं। तो वो पहले नहीं बने होते हैं। जब नया नया कंप्यूटर आप खरीदेंगे तो पूरी हार्ड डिस्क आपकी C ड्राइव रहेगी। तो जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं ना, तो उस समय ये सब काम होता है कि हार्ड डिस्क में आपको कितने पार्टीशन बनाने, कितने GB के बनाने हैं, और उसी अकॉर्डिंग वो बन जाता है। या बाद में भी आप चाहो तो डिस्क मैनेजमेंट में जाके ये काम कर सकते हो। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जब अपने डिस्क को आप कई पार्टीशन बनाते हो, कई लॉजिकल ड्राइव्स बनाते हो, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पार्टीशनिंग करते हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक फॉर्मेटिंग और एक पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग क्या करता है? हार्ड डिस्क में कई ड्राइव्स बनाता है, और वहीं फॉर्मेटिंग क्या करता है? ड्राइव में कई ट्रैक और सेक्टर्स बनाता है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको एक दिन बताया था, जब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताए थे, तो जिनको ना पता हो वो सॉफ्टवेयर वाले वीडियो पे जाइए हमारे, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। हमने कहा यूटिलिटीज जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर के सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं, और उसी में एक यूटिलिटी मैंने बताई थी डिस्क डीफ्रैगमेंटर, जिसका काम मैंने ये बताया था कि हार्ड डिस्क में जब आप बहुत चीज़ें सेव डिलीट करते रहते हो तो बीच बीच में बहुत सारे होल्स बन जाते हैं और फाइलें आपकी बिखर जाती हैं। तो मैंने कहा था हफ्ते या 15 दिन पे एक बार हमें डिस्क डीफ्रैगमेंटर नाम की यूटिलिटी ज़रूर चलानी चाहिए, जिससे जो बिखरा हुआ डेटा है उसको एक सीक्वेंस में लगा देता है, जिससे पक्का आपके कंप्यूटर की स्पीड तेज हो जाती है। तो वही चीज़ पूछी गई है कि वो प्रोसेस बताओ जो अरेंज कर देता है
जो बिखरी हुई फाइलें हैं उनको कंटिन्यूअस लोकेशन में ले जाके अरेंज कर देता है। तो उसका आंसर क्या होगा? डिस्क डीफ्रेगमेंटेड होगा। ठीक, उसके बाद पूछा गया कि जो हमारे हार्ड डिस्क का हेड होता है, मैं दिखाऊं, ये हेड है, ये हार्ड डिस्क का हेड आपको दिख रहा होगा। तो ये एक बार में कहाँ से डेटा निकालता है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट बताओ जिस पे ये डेटा को रखता है या निकालता है। तो उसका आंसर क्या होगा? क्लस्टर होगा। उसका आंसर क्या है? क्लस्टर है। देखिए मैंने लिखा भी है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट बताओ हार्ड डिस्क में जो कि रीड और राइट हेड उसका एक्सेस करता है। तो उसका आंसर क्या लिखा है मैंने? क्लस्टर। अब क्लस्टर क्या होता है जरा देखिए, जैसे ये गोले तो ट्रैक कहलाते हैं, ये गोले कहलाते हैं ट्रैक, ठीक, और फिर ये ऐसे ऐसे डिवाइडेड होता है, ये छोटे छोटे टुकड़े कहलाते हैं सेक्टर। और एक सेक्टर की साइज फिक्स है, मैंने बता रखा था 512 बाइट ही जाता है, चाहे वो छोटा सेक्टर हो चाहे वो बड़ा सेक्टर हो। तो मैंने एक दिन बताया था आपको, मान लीजिए ए नाम का डेटा है वो 2048 बाइट का है, तो एक सेक्टर में थोड़े आएगा। तो अगर 2048 बाइट का डेटा है तो जाहिर सी बात है 504 सेक्टर छकाएगा। तो ए यहाँ गया, ए यहाँ गया, ए यहाँ गया और ए यहाँ गया, मतलब ए नाम की फाइल आपकी इन 4 सेक्टरों में गई। तो कहते हैं जब आप ए वाली फाइल को खोलने के लिए कहोगे तो एक एक सेक्टर से थोड़ा एक हेड निकालता है, पूरे क्लस्टर से निकालता है। तो क्लस्टर को आपको अगर बताना पड़े तो आप कैसे बताओगे? पहली बात तो ये आप जान गए हो कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट हार्ड डिस्क में जिसको हेड एक साथ रीड या राइट करता है उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। या आप आसान भाषा में, मेरी भाषा में अगर आप कहो तो कहते हैं सेक्टरों का समूह जहां पे कोई एक फाइल स्टोर होती है, उन कलेक्शन ऑफ सेक्टर को हम क्लस्टर कहते हैं। अगर आपका कोई डेटा 2 ही सेक्टर में जाके फिल स्टोर हो गया तो वो 2 ही सेक्टर मिलकर क्लस्टर कहलाएंगे। अगर आपका डेटा एक ही सेक्टर में जाके सेव हो चुका है, पूरी फाइल 512 बाइट से कम थी, मान लो एक ही सेक्टर में गई, तो वही एक क्लस्टर कहलाएगा। मतलब जहां पे आपका कोई एक फाइल कितने सेक्टर में गया है, 1 में, 2 में, 3 में, उनका जो समूह होगा जहां पे कोई एक डेटा स्टोर है, उन सेक्टरों के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। हार्ड डिस्क का हेड हमारा ट्रैक से बात नहीं करता है, हार्ड डिस्क का हेड हमारा सेक्टर से बात नहीं करता है, हार्ड डिस्क का जो हेड है हमारा वो क्लस्टर से बात करता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखिए, जब आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में डेटा को सेव करते हैं तो हम कहते हैं स्टोर कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। पेन ड्राइव में भी अगर कोई डेटा स्टोर करोगे तो यही कहोगे सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। बट हमारे जो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, सीडी, डीवीडी या ब्लू रे, ऑप्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि लेजर की लाइटों पे काम करते हैं ये, ठीक। तो मैंने कहा कि इनमें डेटा भरना हो या निकालना हो, लेजर की लाइटों की जरूरत पड़ेगी। तो सीडी के कैसेट में जब डेटा भरना होता है ना, तो लेजर की लाइट बहुत तेज जलती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, बड़ी हीट जनरेट करती है और उसी से वो डॉट 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 बना देता है। तो कहते हैं कि वो प्रक्रिया बताओ जिसमें ऑप्टिकल डिस्क में डेटा स्टोर किया जाता है। तो जब हम सीडी, डीवीडी या ब्लू रे में डेटा को डालते हैं, ब्लैंक वाले में जब न्यू डेटा डालते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं इसमें स्टोर कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते हैं उसमें सेव कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते हैं उसमें लोड कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कहते हैं उसमें राइट कर रहे हैं। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा भरने की प्रक्रिया को बर्न कहते हैं। बर्न, जला जला के डॉट बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, देखिए लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा ऑन टू ऑप्टिकल डिस्क, बर्न। फिर मैंने कहा कि जैसे कल बात हुई थी जब हम रैम और रोम बता रहे थे, आपको बायोस जब बता रहे थे, तो हमने कहा कि जब कंप्यूटर को ऑन करोगे तो पहला काम सारे पार्ट की टेस्टिंग करता है, यानी ये बूटिंग फेज में आता है। ये किस में आता है? बूटिंग फेज में आता है। तो वही क्वेश्चन है कि वो प्रोसेस बताओ जो कि डिटेक्ट करता है सारे सिस्टम के हार्डवेयर को और उसकी प्रॉपर फंक्शंस को। जब बूट कराएंगे तभी डिटेक्ट करता है, तभी उनकी फंक्शनिंग को भी वो चेक करता है, ठीक।
उसके बाद किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या होता है। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, तो मैंने बताया था कर्नल पे क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि कर्नल ही आपके कंप्यूटर की आत्मा होती है, सबसे मेन प्रोग्राम होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ऑर्डर को पूरा कराने के लिए। ठीक, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या होता है, कर्नल होता है। ठीक, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सी मेमोरी टेम्पोररी डेटा को होल्ड करती है या रनिंग प्रोसेस को होल्ड रोके रखती है, टेम्पोररी रोके रखती है। तो मैंने कहा नहीं था रैम में ही सब आके रुकता है, रैम में ही सब आके प्ले होता है नहीं। तो प्राइमरी मेमोरी, कौन सी मेमोरी टेम्पोररी होल्ड करती है सारे रनिंग प्रोसेस को, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में दो हैं, रैम और रोम। तो टेम्पोररी होल्ड करने वाले जो प्राइमरी मेमोरी है वो कौन सी है, रैम। तो आपके ये क्वेश्चन अगर लिख के आता है विच मेमोरी टेम्पोररी होल्ड्स द रनिंग प्रोसेस, तो आपके ऑप्शन में अगर प्राइमरी मेमोरी होगा तो उसे टिक कर दीजिएगा, रैम होगा तो उसे टिक कर दीजिएगा। दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही दिया होगा। ठीक, उसके बाद पूछा गया 3D का फुल फॉर्म बताओ। तो 3D आप जानते हो 3 डायमेंशन होता है। थोड़ा सा हम 3D की बात करें, कहते हो 3D देखने में बड़ा रियल लगता है, वास्तविक लगता है, ऐसा क्यों है? देखिए, अभी एक नॉर्मल जो 2D वीडियो होती है जिसको आप 2 डायमेंशन कहते हैं, उसमें आपको सिर्फ चौड़ाई दिखती है और ऊंचाई दिखती है, मतलब हाइट दिखता है और विड्थ दिखता है। विड्थ को हम x बोलते हैं, हाइट को हम y कहते हैं। तो 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं या 2 डायमेंशन होते हैं। हमारे 3D में तो 3 होगा भाई, एक x चौड़ाई होगा, y ऊंचाई होगा, तो z भी होता है इसमें। और z किसके लिए होता है, गहराई के लिए होता है। जैसे हमारा ये बोर्ड है ना, ये 2D है, अगर 3D होता है तो ये गहरा होता है। ठीक, तो 3D का फुल फॉर्म 3 डायमेंशन होता है। और कहते हैं ना 3D रियल लगता है, तो एक्चुअल में रियल थोड़ा होता है, आभास होता है में, हाँ वास्तविक है। तो आपके एग्जाम में या बहुत जगहों पे या बहुत बार आप सुनने को पाओगे वर्चुअल रियलिटी। तो रियलिटी मतलब वास्तविकता होती है और वर्चुअल मतलब आभासी होता है। तो एक्चुअल में ये टर्म क्या कह रहा है कि देखने में तो वास्तविक लग रहा है पर है नहीं, एक्चुअल में महसूस हो रहा है। तो ऐसा किस में होता है, 3D में ही तो होता है। तो वर्चुअल रियलिटी VR, क्यों VR का अगर फुल फॉर्म पूछा गया तो उसका आंसर तो होगा वर्चुअल रियलिटी। अगर पूछा गया ये वर्चुअल रियलिटी होती क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, 3D होता है वर्चुअल रियलिटी। ठीक, उसके बाद पूछा गया, कहते हैं कीबोर्ड में वो कौन सी की है जो दूसरे की के साथ यूज होती है शॉर्टकट बनाने में, शॉर्टकट के रूप में। तो आप जानते हैं कंट्रोल का होता है, अल्ट का बटन होता है, यही सारे की के साथ यूज हो गए, शॉर्टकट में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद पूछा गया यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक ऑफिस आता है, जैसे विंडोज के साथ ऑफिस नहीं आता है, उसके लिए हमें अलग से लोड या इंस्टॉल करना होता है। लेकिन यूबंटू अगर आप इंस्टॉल करते हो ना, तो उसमें पूछता है आपको ऑफिस सूट चाहिए, आप ऑन कर दीजिए तो ऑफिस भी लोड हो जाती है। तो पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि यूबंटू के साथ ऑफिस सूट कौन सा है, तो वो लिब्रे ऑफिस है। आपके एग्जाम में भी आती है लिब्रे ऑफिस। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आज मैंने आपको 26-27 क्वेश्चन बताए हैं, उनका आंसर भी बताया है। ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, इतना तो बिल्कुल रट लीजिएगा आप लोग। और हमारे इस चैनल को रेगुलर विजिट करा करिए, आप लोग व्यू करा करिए, क्योंकि मैं बीच बीच में तब ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको देता रहूँगा। और ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे। हम यही नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ CCC के लिए ही इंपॉर्टेंट है, अब आप किसी भी नौकरी जॉब वगैरह के भी एग्जाम में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा यही सब क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो आप इनको प्रिपेयर करते रहिए, जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।